सबको गिला है, बहुत कम मिला है। ज़रा सोचिए आप जितना कितनों को मिला है। नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने बेहद ही खास कार्यक्रम बिहार बिहार में। और आज की सुबह मैं हूँ आपके साथ, यानी कि आज की सुबह मैं हूँ शक्ति आपके साथ। और आप सभी को शक्ति की बेस्ट वाली मॉर्निंग विशेस। दर्शकों, कहते हैं कि एक बेहतर जीवन जीने के लिए हमारे पास सब कुछ है। हमारे आसपास ऐसे कई लोग मौजूद हैं जिनमें से किसी के पास बहुत कुछ है तो किसी के पास उससे कम। बेशक जीवन जीने के लिए, जीवन बसर करने के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है और उसकी चाहत रखना भी सही है, लेकिन किसी दूसरे के पास वह वस्तु है, हमारे पास क्यों नहीं है, हमारे पास बेहतर वस्तु क्यों नहीं है, इसकी तुलना गलत है। क्योंकि यह तुलना कहीं ना कहीं हमारे जीवन को नकारात्मक दिशा की ओर लेकर जाता है। इसके बजाय हमें हमारे पुराने जीवन से हमारे आज के जीवन की तुलना करनी चाहिए कि जब हमने अपने जीवन की शुरुआत की थी तब हमारा जीवन कैसा था और आज हम कितने सफल हैं। तुलना कीजिए, लेकिन सही तुलना कीजिए, क्योंकि सही तुलना करने से जिस वस्तु की, जिस सुविधा की चाहत है हमें, उसे पाने के लिए मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। इसीलिए मेहनत करें, सही कार्य करें, सकारात्मक रहें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। आइए एक ऐसे ही बेहतरीन और उम्दा विचार से आगाज़ करते हैं आज के कार्यक्रम का और नज़र डालते हैं महात्मा गांधी द्वारा कहे इस अनमोल वचन पर। महात्मा गांधी ने कहा था, व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है। वह जो सोचता है वही बन जाता है। आज इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर हमारे बीच मौजूद एक ऐसे ही खास मेहमान जो हमें इस बात से रूबरू करवाएंगे कि कितना महत्वपूर्ण है पर्यावरण का संरक्षण करना, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की क्या महत्ता है हमारे जीवन में। इन तमाम विषयों पर बातचीत के लिए हमारे बीच मौजूद है यूएनडीपी के नीति और योजना विभाग के पर्यावरण अधिकारी दीपक कुमार। दीपक जी, आपका तहे दिल से स्वागत है हमारे कार्यक्रम बिहार बिहार के दर्शकों का और आप लोगों का। जैसा कि दीपक जी, आज इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है और पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। सबसे पहले चाहूँगी कि आप इस दिवस के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, कैसे हुई थी और किन उद्देश्यों के साथ इस दिवस को मनाने की योजना की गई थी। इसकी शुरुआत चूँकि 22 मई 1992 को कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का टेक्स्ट रखा गया था और उसके बाद 2022 जब 2000 में जब ये कन्वेंशन हुआ तो 2000 में उसको एडॉप्ट किया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। और चूँकि ये कन्वेंशन का टेक्स्ट बना था 22 मई 1992 को, तो उसी 22 मई के दिन को 2000 से ये इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मनानी शुरू कर दी लोगों ने। तो ये माना जाने लगा कि 22 मई 2000 से हम लोग इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सेलिब्रेट कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के इम्पोर्टेंस के बारे में, सिग्निफिकेंस के बारे में। बिल्कुल, देखा जाता है कि यह जो इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हर साल एक थीम पर आधारित होता है। 2023 किस थीम पर आधारित है? जी हाँ, इस साल की थीम भी एक तरीके से हम लोगों ने एडॉप्ट किया है। अभी हाल ही फिलहाल में चाइना के क्यूमिंग शहर में, चूँकि 2021 में वो कॉन्फ्रेंस होनी थी तो कोरोना की वजह से उसको सस्पेंड किया गया था। तो कनाडा के मॉन्ट्रियल में 2022 में इस कॉन्फ्रेंस को फिर से COP15 बोला जाता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15। उसके अंदर क्यूमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्यूमिंग मॉन्ट्रियल डिक्लेरेशन जिसको बोलते हैं, उसको हम लोगों ने अडॉप्ट किया। तो इस वजह से इसको एक मेजर एक पैराडाइम शिफ्ट माना जा रहा है पॉलिसी और प्लानिंग के अंदर। तो उसको बोला गया फ्रॉम एग्रीमेंट एंड नाउ टू एक्शन। तो फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन और बिल्ड बैक बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो हम लोग फिर से जो भी अपने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को खोए हैं, और एक टारगेट रखा गया क्योंकि ये 2020 से 2030 तक लागू होने वाला था, तो हमने जो 30% बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी खोए हैं उसका टारगेट है कि 2030 तक हम उस 30% के जैव विविधता को कम से कम पाने की कोशिश करें। इसीलिए इस पूरे प्रोसेस को, इस 2020 से 2030 के प्रोसेस को बोला गया 30 by 30।
तो ये एक महत्वपूर्ण समय है, एक महत्वपूर्ण डिकेड है, जहाँ हम लोग जैव विविधता को फिर से पाने के लिए, और जैव विविधता तभी हम लोग संरक्षित कर सकते हैं जब उसके जो पारिस्थितिकी हैं, चाहे वो लैंड इकोसिस्टम हो, चाहे वो जंगल की पारिस्थितिकी हो, चाहे जलीय पारिस्थितिकी हो, चाहे समुद्र की पारिस्थितिकी हो, उनको हमें रिस्टोर करना पड़ेगा, उनको फिर से हमें जीवित करना पड़ेगा। जो बच खुचे हैं उनको बिल्कुल एक तरीके से लोगों की सहभागिता बढ़ानी पड़ेगी। जो लोकल लोग हैं, जो हमारे और जो नेटिव पीपल हैं, जो एबोरिजिनल कम्युनिटीज़ हैं, जो आदिवासी समाज हैं, जो मूल निवासी के समाज हैं, उनको इस पूरे प्रक्रिया के दौरान उनको नीति के अंदर, पॉलिसी के अंदर इंक्लूड करना होगा, उनकी बातों को समझना होगा, उनके जरिए समझना होगा कि हम इस तरीके के परिस्थिति को किस प्रकार से फिर से पुनर्जीवित कर सकते हैं। तो उस तरफ जाएंगे, और जैसे ही हम लोग परिस्थिति पुनर्जीवित करेंगे, उसी प्रकार से जैव विविधताएँ फिर से उसमें वापस आनी शुरू हो जाएंगी। बहुत ही अच्छा थीम है, इसके ज़रिए हम अधिक से अधिक लोगों को जागरूक कर सकेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। अगर बात करें, कहते हैं कि हमारा जीवन, हम मनुष्य का जीवन सीधे तौर पर प्रकृति से जुड़ा हुआ है, और हम सभी भली भांति जानते हैं कि धरती की कल्पना या हमारे जीवन की कल्पना इसके बगैर नहीं की जा सकती। लेकिन जिस तेज़ी से हम इसकी कटाई कर रहे हैं, जंगलों की कटाई कर रहे हैं, या पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, उतनी ही तेज़ी से इसके दुष्प्रभावों को भी भुगत रहे हैं। सबसे पहले चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि पर्यावरण को अच्छा जीवन जीने के लिए क्यों स्वच्छ रखना ज़रूरी है। जी हाँ, क्योंकि हम इस फिलॉसफी के ऊपर हैं कि जो पूरी दुनिया के अंदर जितने भी जो मानवीय सभ्यताएं हैं और जो मानवीय समाज है, या जो दूसरी जैव विविधताएं हैं, जो दूसरे जीव हैं, उनको बचने के लिए सबसे ज़रूरी है एक स्वस्थ पारिस्थितिकी का होना, एक हेल्दी इकोसिस्टम का होना। वही हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अगर हम उसको कमज़ोर करते हैं तो हम बहुत जल्दी जोखिम के अंदर आ जाते हैं। वो जोखिम हमारे हेल्थ के विपरीत हो सकता है, वो जोखिम किसी दूसरे जीव को विलुप्त कर सकती है, या उस जोखिम से कुछ बहुत ऐसी चीज़ें निकल के आ सकती हैं जो हम लोगों ने 2020 में कोरोना के तौर पे देखी। अगर जैव विविधताओं का ह्रास हो रहा है तो कहीं ना कहीं पारिस्थितिकी संकुचित हो रही हैं, कहीं ना कहीं इकोसिस्टम का कहीं ना कहीं डिग्रेडेशन हो रहा है, कहीं वो हम लोग उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसके वजह से जैव विविधताओं में ह्रास हो रही हैं। और उसका सीधा असर, अगर जैव विविधताओं में ह्रास होगा तो हमारी आहार श्रृंखला पे उसका सीधा असर पड़ेगा, और उस आहार श्रृंखला पे अगर हमारा असर पड़ता है तो पूरी परिस्थितिकी असंतुलित हो जाती हैं, और उसका दुष्परिणाम बिल्कुल सीधा और डायरेक्ट और या इनडायरेक्ट, या शॉर्ट टर्म, मिड टर्म या लॉन्ग टर्म में हम लोगों के ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि हम इस पूरे फूड चेन में सबसे ऊपर बैठे हुए प्राणी हैं, सबसे लास्ट वाले प्राणी हैं। तो हमको उसका परिणाम बहुत ज़्यादा घातक झेलना पड़ेगा, और इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर ये स्थिति बनी रहेंगी तो मानव भी आगे चल कर के विलुप्त हो सकता है। बेशक देखा जाता है कि अगर जिस तरीके से ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में कमी आ रही है, आपदा खतरा तो बढ़ ही रहा है, साथ ही साथ हमारे जीवन में भी कई प्रकार की परेशानियां आ रही हैं। तो इन सबों से किस प्रकार हम अपना बचाव कर सकते हैं, क्या कुछ हमें करना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम कहें तो इस बात को समझना होगा कि जितनी हमारी स्थिरता ज़रूरी है, उससे ज़्यादा कहीं हम लोग, चूँकि इस पूरे आहार श्रृंखला के अंदर में सबसे अंतिम पायदान पे खड़े हुए लोग हैं, तो हमारी निर्भरता हर एक ट्रॉपिक लेवल पे, हर एक चरण पे, हर एक जीवों के ऊपर है। घास पे ही उतना ही है, पेड़ पौधों के ऊपर ही उतना ही है, जल के ऊपर ही उतना ही है, मिट्टी के ऊपर ही उतना है, दूसरे जीवों के ऊपर हमारी निर्भरता उतनी ही है। तो हम दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर रहने वाले प्राणी हैं, और अगर हमारे अंदर हमारी ग्रीड इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं
कि हमें लगता है कि नहीं, हम डिसाइड करेंगे कि यहाँ पानी होगा, हम डिसाइड करेंगे कि यहाँ पेड़ होना चाहिए, हम डिसाइड करेंगे कि यहाँ नदी होनी चाहिए, हम डिसाइड करेंगे कि इस पहाड़ पर से हमें सड़क निकालना होगा। अगर इस तरीके की मानसिकता लेकर के अगर हम कोई विकास करेंगे और उस विकास का अगर धीरे धीरे करके शॉर्ट टर्म या दीर्घकालिक तौर पे पर्यावरण को नुकसान होता है, तो वो नुकसान पर्यावरण का नहीं होना है, वो नुकसान इस पृथ्वी के पारिस्थितिकी का नहीं होना है, वो नुकसान हम अपने खुद का करेंगे। और उसके बाद जब हमें नुकसान का अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने बहुत बड़ा नुकसान कर लिया, तो फिर शायद हम बहुत सारी ऐसी परिस्थिति को जितना मार दिया है उसको जीवित ना कर पाएँ और कुछ बचे खुचे ही उस तरीके की परिस्थिति रह जाएंगी। और स्थितियाँ आज वैसे ही हैं, कुछ मुश्किल से 40-45% की पारिस्थितिकी हमारे पास बची हुई हैं। उसी को बचाना है, उसी को संरक्षित करना है। अगर हम अपने आप को संरक्षित कर रहे हैं तो इसमें सामुदायिक प्रयास, इंडिविजुअल लोगों का प्रयास, सरकार का प्रयास, वैज्ञानिकों का प्रयास, टेक्नोलॉजी का प्रयास, फंडिंग का प्रयास, चूँकि हर एक देश अलग अलग इकोनॉमी के जोन्स में हैं, कोई विकसित है, कोई विकासशील है, कोई कम विकसित है, तो सब लोगों का सहयोग होना चाहिए। जो विकसित कर गए हैं उनको फंड देना होगा, फंड से जो लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो फंड मोबिलाइज होगा, लो कार्बन टेक्नोलॉजीज़ ट्रांसफ़र करेंगे, उसका उपयोग करके हम कार्बन इमिशंस को कम करेंगे, जंगलों को फिर से पुनर्जीवित करने की कोशिश करेंगे, अपने जलीय पारिस्थितिकी को पुनर्जीवित करने की कोशिश करेंगे। और सबसे ज़रूरी चीज़ है हम अपने व्यवहार में, अपने डे टू डे लाइफ में अपने पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए पर्यावरण के प्रति हमारा व्यवहार कैसा हो, हमारा किस प्रकार से हमारा जीने का तरीका हो, उसमें बदलाव करने की ज़रूरत होगी। तभी हम एक व्यापक बदलाव और पूरी सहभागिता के साथ बदलाव कर सकेंगे। जहाँ तक मुझे लगता है कि इंफॉर्मेशन या जानकारी की कमी की वजह से ये जो भी परेशानियाँ आती हैं, लोग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को जानते हैं, समझते हैं, लेकिन वो कितना महत्वपूर्ण है हमारे लाइफ में, उस चीज़ की जानकारी बहुत कम लोगों को है। तो चाहूँगी कि उस पर थोड़ा बहुत। जी हाँ, सरकार ने एक बड़ी अच्छी कोशिश करी। 2000 में हम लोगों के बायोडाइवर्सिटी एक्ट आई थी, नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट, और उसके बाद से 2004 में उसको एडॉप्ट किया सरकार ने। 2004 के बाद उसमें एक बड़ा अच्छा एक सेक्शन रखा गया कि हम हर एक पंचायत में जो शहरी और जो ग्रामीण निकाय हैं, जो तीसरी सरकार उसको हम लोग बोल देते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नेंस, तो वहाँ पर हम लोग बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी बनाएंगे। और वो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी हर एक पंचायत में काम करेंगी और हर एक पंचायत से जो पंचायत बनेगा उसी पंचायत के लोगों को उसमें रखा जाएगा। उसमें 6 सदस्य होंगे और एक जो पंचायत सचिव करके जो होते हैं उनको उसका सचिव बनाया जाएगा। उसमें उस पूरे बोर्ड के अंदर में जो 6 लोग होंगे उसमें 2 महिलाओं का होना बहुत अनिवार्य है। एक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी, उन दोनों में से किसी एक को रखना है। ये कॉम्बिनेशन बना करके जब 6 लोग हम लोग चुन लेंगे तो जो पंचायत के मुख्य होंगे, अध्यक्ष होंगे, उनकी अध्यक्षता में फिर से एक बोर्ड बैठेगी और वो 6 लोगों में से एक अध्यक्ष को चुना जाएगा। अगर 6 लोगों में बराबर मत हो जाता है, 3 और 3 मत का इक्वल हो जाता है, तब अध्यक्ष जो होंगे पंचायत के, उस समय जो मुखिया वगैरह जो होंगे वो अपना मत देंगे कि भाई अपना मत से वो चुनेंगे। तो एक अध्यक्ष उसमें होगा, 5 सदस्य होंगे। वो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट क्या करेगी, गाँव के लोगों से, जो गाँव में जो लोग बहुत सारे पौधों को पहचानती हैं आप, लेकिन उसका हम लोग बॉटनिकल नेम या जूलॉजिकल नेम, बहुत सारे जीवों को जानते हैं लेकिन उसका जूलॉजी में नाम नहीं जानते। लोकल नाम हमको पता होता है, तो वही लोकल नाम लिखा जाएगा। कोई प्लांट को अगर वो मेडिसिन के तौर पे उपयोग करते हैं, उसके वैल्यू को लिखा जाएगा कि ये प्लांट का उपयोग यहाँ गांव के लोग इस तरीके के रोग और इस तरीके के इलाज में कर रहे हैं। तो उसको लिख करके एक बिल्कुल डेटाबेस बनाया जाएगा हर एक गांव के अंदर, जीवों का और पौधों का। उस डेटाबेस को
फिर ब्लॉक में जो मैनेजमेंट कमेटी होगी उसको भेजा जाएगा, फिर जिला में मैनेजमेंट कमेटी होगी उसके पास भेजा जाएगा, उसके बाद फिर स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड को वो भेजी जाएंगी, जहाँ पे जो एक्सपर्ट लोग होंगे उसके बारे में प्लांट को आइडेंटिफाई करेंगे, जीवों को आइडेंटिफाई करेंगे, उसका बॉटनिकल नेम क्या है, उसका जियोलॉजिकल नेम क्या है, उसके बाद एक डेटाबेस बनेगा। तो आप सोच सकते हैं कि जब वहाँ से डेटाबेस निकल करके आएगा तो एक अच्छी संख्या में हमारे पास एक डेटाबेस बन जाएगा बायोडाइवर्सिटी का। तो हम लोग आसानी से इस प्रकार से जैव विविधता के प्रति लोगों को जागरूक भी कर सकते हैं, उसके महत्व के बारे में भी जान सकते हैं, और पूरे एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम लोग बायोडाइवर्सिटी का एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये सरकार का कदम बड़ा अच्छा कदम है, और बहुत सारे ये खुशी की बात है कि हर एक गांव वगैरह में अब बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी बन चुकी हैं। लेकिन उसको क्या संस्थागत करना पड़ेगा, गांव में जो सबसे अच्छे लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, पुराने लोग हैं, उनको उस बोर्ड में रखना पड़ेगा ताकि उनसे जानकारी इकट्ठा किया जाए, सब लोगों के पास पहुंचा जाए। तो उसका इंस्टीट्यूशनलाइज ऑपरेशंस करना थोड़ा सरकार को ज़रूरी होगा। बाकी सारी चीज़ें बहुत एक तरीके से पाथ फाइंडिंग है, बहुत बढ़िया एक कदम है, और ये आगे हम लोग देखेंगे इसका प्रभाव भी। एक अच्छा बिल्कुल हेल्दी एक बायोडाइवर्सिटी एनालिसिस, एक डेटाबेस हम लोगों के पास आएगा। बिल्कुल। दीपक जी, अगर बात करें पर्यावरण संरक्षण की, तो हर साल इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है 5 जून को, जो कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी पहल या एक उपहार है जिसके तहत हम पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करते हैं, क्रियाशील करते हैं। और इस विशेष दिन को और भी विशेष बनाने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने एक बहुत ही अच्छी सोच को जन्म दिया, एक बहुत ही अच्छी शुरुआत की है जिसका नाम है मिशन लाइफ। चाहूँगी कि सबसे पहले आप जिक्र करें कि बताएं हमारे दर्शकों को कि क्या है यह मिशन लाइफ। जी हाँ, मिशन लाइफ भारत सरकार की एक ऐसी मारक योजना है जो लोगों को पर्यावरण संरक्षण में और इस पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने में बहुत कारगर होंगी। और ये जो मिशन लाइफ है एक ग्लोबल मास मूवमेंट है, एक वैश्विक आंदोलन के तौर पे सरकार ने इसे प्रस्तुत किया है, और इसमें उन चीज़ों को फिर से दोहराने की कोशिश की गई है जहाँ पे हम लोगों को ये बताने की कोशिश है सरकार की कि आप अपने फोर फादर्स, अपने दादा और परदादा के समय के युग को देखें, उनकी बुद्धिमत्ता को देखें। उन्होंने आपके लिए तालाब बनाए, उन्होंने आपके लिए कुआं बनाया, नहर बनाया, दूसरे जलीय पारिस्थितिकी बनाई, उन्होंने ज़मीनों का उपयोग करके आपके लिए रखा, बचा करके आपको रखा। उन ज़मीनों के ऊपर वन क्षेत्र बनाया उन लोगों ने। ये इसलिए नहीं बनाया था कि हम लोग आगे आकर के फिर उन सब चीज़ों को ख़त्म कर दें, उनके तालाबों को मार दें, और मार करके अपने भूगर्भ जल को निकाल करके हम एक इस तरीके के वैज्ञानिक सोच से निकल करके आए कि हम भूगर्भ जल को निकाल करके उसको उपयोग करना शुरू कर दें, और स्थिति ऐसी हो जाए कि वो जल प्रदूषित हो जाए, वो जल का स्तर जो है वो नीचे चला जाए, हम अपने वायु को प्रदूषित कर दें, हम अपनी मिट्टी की उर्वरता को ख़त्म कर दें। तो ये जो व्यवहार में हमारा जो व्यवहार बदला पर्यावरण के प्रति, इस व्यवहार के बदलाव में सबसे ज़्यादा जो केंद्र में रहने वाली चीज़ थी वो हमारे उपभोग करने का पैटर्न। हमने अपने आप को पूरा का पूरा एक उपभोग करने की वस्तु बना ली, और कहीं ना कहीं हम अपने कंजम्पशन को सोशल स्टेटस का हिस्सा बना लिया हम लोगों ने। इस कंजम्पशन पैटर्न को समझने की ज़रूरत है। अगर हम अपने डे टू डे लाइफ में, अगर हम अपने जनजीवन में जो हम हर एक दिन जो कार्य करते हैं उससे हम इंडिविजुअल तौर पे सरकार को ये बताना है। बहुत सारे लोगों को असमंजस होता है कि हम अकेले क्या कर सकते हैं, तो सरकार मिशन लाइफ के जरिए, मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के जरिए ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि नहीं, आप अकेले भी बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो। इसमें 3 हिस्सा है सरकार का, जो सरकार 2022 से लेकर के 2028 के बीच में, ये 6 सालों के बीच में ये सरकार का एक टारगेट है कि सबसे ज़्यादा हम
लोगों के पास पहुँचें और लगभग 80 से 85% गाँव के पास हम पहुँचें। और इसमें एक बड़ा अच्छा टर्म डिज़ाइन किया गया है कि जो लोग इको फ्रेंडली व्यवहार अपनाते हैं, जो लोग अपने डे टू डे लाइफ में पर्यावरण के प्रति मित्रता का भाव रखते हैं, उसको प्रो प्लैनेट पीपल के तौर पे बोला जाएगा। तो हमें 80 से 85% लोगों को प्रो प्लैनेट पीपल बनाना है। और आप अंदाज़ा लगाएं कि हालत ऐसी हो गई है कि जिस प्रकार से कार्बन इमिशन हो रहा है, तो अगर ये स्थितियाँ बनी रहीं और 2 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ज़्यादा का टेम्परेचर होता है, तो उससे लगभग 300 मिलियन से 3 बिलियन तक के लोग प्रभावित हो सकते हैं, जो आगे आने वाले समय में जलीय असुरक्षा, वाटर स्कार्सिटी को झेलेंगे। 300 मिलियन से 3 बिलियन लोग जल की असुरक्षा को झेल सकते हैं आने वाले समय में। तो ये स्थितियाँ हम लोगों को बताती हैं कि आगे अगर ये स्थिति बनी रही, अगर पर्यावरण को हम इस तरीके से नुकसान पहुंचाते रहे, तो जो वैश्विक 18% जीडीपी की जो इकोनॉमी है वो डिप्लीट होगी, हरास होगी। जीडीपी का, ग्लोबल जीडीपी का 18% इकोनॉमी डाउन होगा। उससे क्या होगी? गरीबी बढ़ेगी, भूखमरी आएगी पूरी दुनिया के अंदर में। देशों के बीच में जो विविधताएं हैं, जो जो विकसित देश हैं, जो विकासशील राष्ट्र हैं, विकसित देश शायद और ज़्यादा विकसित होंगे और जो विकासशील होंगे वो और गरीब, लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, लिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज, लिस्ट डेवलप कंट्रीज़ के श्रेणी में, गरीब राष्ट्र की श्रेणी में चले जाएंगे। तो ये जो इकोनॉमिक जो डिस्पैरिटीज़ होगी वो ज़्यादा झेलनी पड़ेंगी। तो मिशन लाइफ के जरिए एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि हम भारत के लोग ही दुनिया को दिखाएंगे चल करके कि हम अपने व्यवहार से कितना बदलाव बिल्कुल पर्यावरण के प्रति ला सकते हैं, हम अपने पर्यावरण को किस प्रकार से स्वस्थ रख सकते हैं। उसमें 3 पैराडाइम डिजाइन किया गया। 3 स्तर पे सरकार मिशन लाइफ के अंदर काम कर रही है। एक कि हमारी डिमांड कैसी होनी चाहिए, दूसरा हमारा जो सप्लाई है, जो प्रोडक्शन है, वो कैसा होना चाहिए, और तीसरा पॉलिसी के लेवल पे। तो डिमांड कैसे बदलेगा? जब हम अपने अगर इको फ्रेंडली हम बिहेवियर रखेंगे, लोगों को, समाज को फिर से हम जा कर के बताएंगे कि आपके दादा परदादा आपके लिए कितना सोचते थे, आपके बारे में सोच करके आपको रहने के लिए एक अच्छी हवा, अभी एक जल जो मिल रही है, पानी मिल रहा है, वो उनका दिया हुआ है। आपने क्या किया? उनके ज़मीनों को बेचा, उनके तालाबों को मारा, उनके कुओं को मारा, उनके नहरों को मारा, उनके द्वारा दिए गए हर एक चीज़ को आपने नकारा। और आपने कहा कि हम तो पढ़े लिखे समाज हैं, हमें वैज्ञानिकी सोच आती है, और वो वैज्ञानिकी सोच आपके अंदर है, लेकिन आप प्रयोग करना नहीं जानते। आपने उनके किए धरे कामों को वैज्ञानिक तरीके से नहीं सोचा। लेकिन अगर वो मानवीय सोच से ही आपके प्रति सोच रहे थे, तो आपके भविष्य के बारे में उन्होंने सोचा था। और अब आपको ये तय करना होगा कि आप अपने व्यवहार से, आपका व्यवहार पर्यावरण के प्रति कैसा होएगा, उस व्यवहार से आप अपने आने वाले जो फ्यूचर हैं, आपके बच्चे, उनके बच्चे, वो कैसे रह पाएंगे इस गंदी हवा में, इस प्रदूषित जल के अंदर में, इस प्रदूषित मृदा के अंदर में, वनों की कटाई के अंदर बहुत सारे आपदा जोखिम हैं, उसमें वो कैसे झेलेंगे अगर इतना कमज़ोर आप पर्यावरण को दे करके आगे भेजेंगे। तो इस तरीके की बातों को बता करके लोगों को जोड़ना और फिर से एक सामाजिक तौर पे एक बड़ा मास मूवमेंट तैयार करना पूरी दुनिया के लिए। और एक हिंदुस्तान एक लीडर रहा 2015 के पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अंदर भी, और हम वो लीडरशिप दिखाने की कोशिश पूरी दुनिया को कर रहे हैं। इसी वजह से प्रधानमंत्री जी 2022 में गुजरात से मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट लेकर के आए। और उसमें अब जब डिमांड की बात हुई, तो ऐसे 75 डिमांड्स, ऐसे 75 व्यवहार मूलक जो चीज़ें हैं हमारी, उनको 7 श्रेणियों में बांटा गया। कैसे हम एनर्जी को सेव करेंगे, कैसे वाटर को सेव करेंगे, कैसे हम अपने वेस्ट को मैनेज करेंगे, कैसे अपने फूड हैबिट्स को एडॉप्ट करेंगे, कैसे हम ई वेस्ट को मैनेज कर सकेंगे, इन तमाम चीज़ों के कैसे हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक को रोक सकते हैं। तो इस बारे में सरकार ने एक आंकड़ा, एक ऐसा आंकड़ा रखा कि जैसे अगर हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक को हम अगर क्लॉथ बैग लेकर के चलें,
तो हम 375 मिलियन टन जो प्लास्टिक्स होएंगे, जो दूसरे वेस्ट होएंगे, उसको हम बचा सकते हैं, उसको हम अपने बुद्धिमत्ता से उसको रोक सकते हैं। अगर हम अपने घर में ही वेस्ट का सेग्रीगेशन करें, अगर हम अपने घर में ही कंपोस्ट बनाना शुरू करें, तो लगभग हम 375 मिलियन टन वेस्ट को लैंडफिल होने से बचा सकते हैं। अगर हम अपने टैप को, खुले जो टैप हैं और पानी की जो बर्बादी होती है, अगर उसको हम वहीं पे रोकें तो उससे हम 9 ट्रिलियन लीटर पानी को बचा सकते हैं। अगर हम ई वेस्ट को, अगर लगातार हम मोबाइल और जो डिजिटल इक्विपमेंट्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं, उसको बहुत ज़्यादा समय तक लगातार उपयोग हम करते रहें, तो उससे हम 0.75 मिलियन टन ई वेस्ट को समुद्र में डंप होने से बचा सकते हैं। तो अपने व्यवहार से एक बड़ा आंकड़ा सरकार लेकर के आई और ये कहीं ना कहीं बड़ी तर्कसंगत भी लगती हैं कि क्या हम उस टेक्नोलॉजी के भरोसे ही बैठ जाएंगे, या हम जो प्लांटेशन करते हैं या हम पेड़ पौधों को लगाते हैं, अपने जलीय जो स्रोत हैं उनको बचाने की कोशिश करते हैं। अगर हमारा सरफेस वाटर बचा रहेगा, अगर तालाब का पानी बचा होगा, फिर से हमें कुएं की ज़रूरत पड़ेगी। और आपको बताएं, जब जल स्तर नीचे जा रहा है, क्योंकि हम लगातार भूगर्भ जल को हम उसका ओवर यूज कर रहे हैं, तो भूगर्भ जल के वजह से, ज़्यादा यूज करने की वजह से जल का स्तर नीचे जा रहा है। और जो जल के नीचे स्तर जाने के वजह से उसमें जो प्राकृतिक जो अशुद्धियाँ हैं, क्योंकि बहुत नीचे जाने के बाद खनिज वगैरह रहता है, उसमें जो प्राकृतिक अशुद्धियाँ हैं वो आपको देखने को मिल रही हैं। पानी के अंदर आर्सेनिक मिल रहा है, पानी के अंदर आयरन मिल रहा है, पानी के अंदर कैडमियम मिल रहा है, पानी के अंदर टंगस्टन मिल रहा है, पानी के अंदर मरकरी मिल रही हैं, पानी के अंदर फ्लोराइड जैसे सब्सटेंस मिल रहे हैं। वो पानी तो है, लेकिन वो ऐसा पानी है, वो जहरीला है, स्लो पॉइजन है। आप अगर धीरे धीरे पिएंगे तो आप उसी तरीके से मरीज को भी देख रहे हैं, कैंसर के पेशेंट बढ़े हुए हैं, दूसरी बीमारियों के पेशेंट्स बढ़े हुए हैं। तो ये जो समस्या है वो हम लोगों ने तैयार करी हैं। अब हमें अपने विजडम को किस प्रकार से इन सब चीज़ों का बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग करें, वाइज यूज करें। हम अपने बाल्टी, जो सामान्य बातें, ऐसे नल छोड़ करके भी, नल को सीधा खोल करके हम नहाना शुरू कर दें, तो उसके लिए आप अपने टब में पानी जमा कर लो, टब से नहाओ, टब में पानी रख करके फिर वो बर्तन को धो। मतलब हम उस प्रकार की इकोनॉमी में जाएं जहां थ्रोबैक जो बिहेवियर है, हमारे यहाँ बताया जाता है कि 80 से 85% हम पानी केवल एक बार यूज करके फेंक देते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे पानी की कमी है, मरुस्थलीय एरिड वाले एरिया में वो रहने वाले जो प्रदेश हैं, जैसे आप फ़िलिस्तीन देख लीजिए, इजराइल देखिए, वहाँ पे पानी 3-3, 4-4 दफ़ा उपयोग करने के बाद छोड़ते हैं। तो वो जो इकोनॉमी है, तो थ्रोबैक सिस्टम है, सिंगल यूज जो हमारे अंदर जो बिहेवियर आ गया, सिंगल यूज जो हमारे अंदर प्रवृत्ति आ गई, उसको एक सर्कुलर इकोनॉमी, सर्कुलर हैबिट के तौर पे जनरेट करें, उसी के जैसा सर्कुलर इकोनॉमी भी बनेगी। तो सर्कुलर इकोनॉमी वही रीयूज, रिसाइकिल, रिड्यूस करके, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकिल करके जो फिलॉसफी है 3R की, उसी सर्कुलर इकोनॉमी में अगर हम अपने बिहेवियर को पर्यावरण के प्रति रखते हैं, ये सब छोटी छोटी बातों को अगर हम लेकर के चलते हैं और उसको हम अपने नीतिगत समावेशन करते हैं विकास के कार्यक्रमों में, तो मिशन लाइफ का निचोड़ यही है कि सरकार हमें फिर से अपने दादा परदादा के जो बुद्धिमत्ता थी उस तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप आने वाले भविष्य को संरक्षित कर सकें, अपने आने वाले भविष्य को एक बहुआयामी बिल्कुल सोच दे सकें कि नहीं, आपको जिंदा सरकारों ने नहीं कर रखा है, आपको बस परिस्थिति आपको जिंदा करके रखी है, आपको पर्यावरण आपको जिंदा करके रखी है, आपको आपकी प्रकृति ने जिंदा करके रखा है। और अगर प्रकृति की सेवाओं को आप असहज हैं, आप प्रकृति की सेवाओं को उपयोग नहीं कर पा रहे हैं या उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, उसका बहुत दूरगामी परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा और आप आगे चल करके विलुप्त हो जाएंगे। और कोरोना एक ट्रेलर था, इसके बाद आपको बहुत सारी भयावह कोरोना से भी गंभीर चीज़ों से निपटना पड़ सकता है। तो उसकी तैयारी आज से शुरू कर दें, अपने व्यवहार में आमूल चूल परिवर्तन लाएं। मिशन लाइफ की यही सबसे बड़ी खास बात है।
और सरकार इस पे बहुत कस के लगी हुई है, लगना भी पड़ेगा इसको एक वैश्विक जन आंदोलन बनाने के लिए, और सरकार लगी हुई है बिल्कुल मिशन लाइफ। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ये एक बहुत ही अच्छी पहल की गई है तमाम अच्छे और सक्रिय उद्देश्यों के साथ। आज जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि ये ग्लोबल मास परियोजना है जिसमें लोगों की भागीदारी काफ़ी अहम है। ऐसे में किस प्रकार इस मिशन के तहत लोगों को, युवाओं को, खासकर संस्थाओं को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है? बहुत अहम सवाल है कि किस प्रकार से हम अपनी शैक्षणिक संस्थाओं को, जो संस्थाएं बेसिक स्कूल, एलिमेंट्री स्कूल, हायर स्टडीज़, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और बाद में रिसर्च, इन सब चीज़ों से इन इन जो सरकार की जो नीतिगत जो योजना है, मिशन लाइफ का जो पॉलिसी स्ट्रक्चर है, जो तीसरा पैराडाइम है मिशन लाइफ का, वो हिस्सा है कि हम इसको एक न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ के अंदर इसको एक अहम एक फंडामेंटल एक एलिमेंट समझे, एक कंपोनेंट समझें, और उसको हम पूरे जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल है हमारा, और जो रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे उन बच्चों को उन कम्युनिटीज़ के साथ, जो कम्युनिटीज़ बिल्कुल हमारी नेटिव कम्युनिटीज़ हैं, आदिवासी कम्युनिटीज़ हैं, और जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं, सोशल कम्युनिटीज़, उनके साथ वो जोड़ सकें। जहाँ पे भी लोकल यूनिवर्सिटीज़, लोकल स्कूल हैं, उनके साथ उनका इंटरेक्शन बढ़ाया जाए, लोगों को जाकर के इसके महत्व के बारे में बताया जाए, क्योंकि उससे बच्चे भी सीखेंगे और बच्चे अपने कम्युनिटी के लोगों को भी सिखाएंगे। तो दोनों का इंटरडिपेंडेंस बढ़ेगा, और उनको फिर इस बात की जानकारी होगी कि सरकार के इस प्रकार के कार्यक्रम किस प्रकार से अपने व्यवहार में लाए जाते हैं। आगे चल कर के जब अपनी शिक्षा से निकल कर के बाहर आएंगे तो उनको कार्य करना भी आसान हो जाएगा गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि वो उनका इन्वॉल्वमेंट उसके साथ एकेडमिक तौर पे हो जाएगा। तो जब मिशन लाइफ सरकार लेकर के आती हैं, और चूँकि मिशन लाइफ का पूरा प्रारूप ही 75 साल की आज़ादी के ऊपर है हमारा, और उस 75 साल की आज़ादी के बाद अगर सरकार को समझ में आती हैं कि छोटे छोटे स्टेप से, बहुत छोटे छोटे स्टेप, सरकार स्वच्छता मिशन लेकर के आ जाती हैं। तो सुरक्षित सागर, समृद्ध सागर करके एक योजना लेकर के आती है कि हम 75 दिनों में लगभग 15,000 प्लास्टिक वेस्ट को कलेक्ट करेंगे, और हम लोगों को जागरूक करेंगे कि नहीं, अगर हम डे टू डे अपनी लाइफ में इस व्यवहार को अगर लेकर के रखते हैं कि अगर हम सही जगह पे वेस्ट को रख कर के सेग्रीगेट करना सीखें, वेस्ट को, ड्राई और लिक्विड वेस्ट को अगर हम सेग्रीगेशन घर से करना शुरू करें, तो सरकार की बहुत समस्याओं का निदान हम कर सकते हैं। तो लोगों को लगता था कि नहीं, सब कुछ तो सरकार को ही करना है, लेकिन सरकार ने फिर से उनको चेताया कि नहीं, आपको भी करना है, आपकी अपनी जिम्मेदारी है, आपकी सामाजिक जिम्मेदारी है, और उन सामाजिक जिम्मेदारियों का आप निर्वहन करेंगे तो सरकार के लिए कार्य करना बहुत आसान हो जाएगा, और सरकार आपको एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकती हैं। आप अपने व्यवहार को पर्यावरण के प्रति समर्पित रखें। आपको ये तय करना होगा कि हमें जो हमारी मूल्य चीज़ें हैं जीने के लिए, हवा, पानी, मिट्टी, इन 3 चीज़ों को अगर हम हेल्दी रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं, तो बहुत सारी समस्याओं का निदान हम कर लेंगे, और एक सस्टेनेबल फ्यूचर की जो बात की जाती है कि आगे आने वाले भविष्य को हम एक सही दिशा, एक सही स्वस्थ परिस्थिति देंगे, तो हम बिल्कुल सफल होएंगे उस मूल मंत्र में। तो एकेडमी का बहुत बड़ा रोल है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का बहुत बड़ा रोल है, और यही एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इस पूरे ग्लोबल मूवमेंट को, इस पूरे वैश्विक आंदोलन को खड़ा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा देखा जा रहा है वर्तमान समय में ये संस्थाएं अपना बखूबी योगदान भी दे रहे हैं, युवाओं को भी, स्टूडेंट्स को भी इन सारी चीज़ों से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। अगर बात करें कई जैविक बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की, तो कहते हैं कि पृथ्वी पर लाखों प्रजातियां मौजूद है, लेकिन कहीं ना कहीं आज ये प्रजातियां विलुप्त होती नज़र आ रही हैं। ऐसे में क्या मूल कारण और किस प्रकार इन्हें बचाया जा सकता है? हाँ, खास करके तब जब हिंदुस्तान को एक डाइवर्सिटी बैंक बोला जाता है, क्योंकि हमारे पास 8-8, 9-9 अलग अलग रीजन्स हैं पूरे देश के अंदर। तो अगर पूरी दुनिया का अगर हम एनालिसिस करें
तो भारत एक बहुत समृद्ध राष्ट्र रहा है जैव विविधता को लेकर के और अलग अलग पारिस्थितिकी रिजीम को लेकर के। आप यहाँ गर्मी महसूस कर रही हैं तो हिमालय के आसपास लोग बर्फ़ झेल रहे हैं, तो कहीं पे दक्षिण भारत में बारिश की स्थिति बनी हुई है। तो अलग अलग तरीके का मौसम है, अलग अलग तरीके के प्राकृतिक पर्यावास हैं, अलग अलग तरीके की प्राकृतिक परिस्थिति हैं। और माना जाता है कि हमारे पास लगभग 91,000 से ज़्यादा पौधों की प्रजाति हैं और लगभग 45,000 के आसपास जीवों की प्रजाति हैं। लेकिन अमूमन लोगों को ये लगता है कि जैव विविधता केवल प्लांट और जीव के बीच का ही है। ऐसा नहीं है। जीवों के अंदर भी बहुत सारे जेनेटिक डाइवर्सिटीज होती हैं। वो जेनेटिक डाइवर्सिटी भी बायोडाइवर्सिटी के अंदर आ जाती हैं। और वो जो पारिस्थितिकी है, जो जलीय पारिस्थितिकी है, जो वन की पारिस्थितिकी है, जो समुद्र की पारिस्थितिकी है, जो विभिन्न जो पारिस्थितिकियाँ हैं वो भी बायोडाइवर्सिटी के अंदर आती हैं। तो जो नीतिगत बदलाव आपको जो देखने में मिले, जो ह्रास हुआ जैव विविधता का, उसको हम लोगों ने इस बात को समझा। और यही वजह है कि यूनाइटेड नेशन एक पूरा डिकेड मना रही है 2021 से लेकर के 2030 तक इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का। कारण यही है कि हम लोग पारिस्थितिकी को जब तक पुनर्जीवित नहीं करते हैं तब तक हम जैव विविधताओं को फिर से नहीं वापस ला सकते। आप अगर एक पेड़ अपने पास से हटा लेती हैं तो बहुत सारी प्रजातियां आपके पास से गायब हो जाती हैं। गौरैया के बारे में आप बात करते हैं, हम लोगों के यहाँ से शहरों से गौरैया बिल्कुल भाग गई थी, लेकिन धीरे धीरे करके फिर वो जगह पर अपने आप आना शुरू कर दी। आपने उसके लिए अपने छत के ऊपर, अपने बालकनी में कुछ ऐसे पेड़ पौधे लगाए, पानी डालना शुरू किया, उसका अनाज वगैरह देना शुरू किया, वो खुद ब खुद आ जाएंगी। कोई भी प्रजाति कहीं जाती नहीं है। अगर आप उसको एक सक्षम घर देंगी तभी तो आएगा। जीव अगर घर ही आप ख़त्म कर देंगी, आपको घर से निकाल देगा, तो आप भी नहीं रह पाएंगे कहीं। तो जीवों को अगर हम पर्यावास दें तो वो फिर आ जाएंगे। तो ज़रूरत है उस पर्यावास को पुनर्जीवित करने का। तो सरकार उसी इकोसिस्टम रेस्टोरेशन की तरफ जा रही है। सरकार उन बचे खुचे जो पारिस्थितिकियाँ हैं उनको पुनर्जीवित कर रही हैं। पुनर्जीवित करने से वो जीव फिर वापस आ रहे हैं। अगर हम आर्द्रभूमि को जीवित करके रखते हैं, हेल्दी रखते हैं, तो बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स वहाँ पे आ जाएंगे। बहुत सारे जो पक्षियों की प्रजातियाँ, चूँकि वो पक्षियों के लिए जल बहुत ज़रूरी चीज़ है और वन बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो वन और जल का अगर समावेशन करेंगे, उनको पुनर्जीवित करके रखेंगे, तो फिर से वो पक्षियाँ आ जाएंगी लौट करके। तो वो जो विलुप्त होता है कहीं कहीं, चूँकि मानव के पास भी कैपेसिटी है, उनको लगता है कि ये चीज़ें विलुप्त हो गई हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर वो फिर नज़र आती है कि नहीं फिर आ गई, वो बच गई है, वो बचा हुआ है एक। तो वो चीज़ें तो समझ में। अब वहाँ से अभी आपने देखा कि अफ्रीका से, जाम्बिया से, अफ्रीका से लेकर के चीता को लाया गया अपने कुनो नेशनल पार्क में। वो एक कोशिश की जा रही है, एक कोशिश की जा रही है कि क्या हम चीता को हिंदुस्तान जैसे वातावरण में सफल कर सकते हैं उसकी जो प्रजाति को। तो ये चीज़ें हम लोगों को अग्रसर करती हैं और बहुत ज़रूरी है जीवों के बचाने का और जैव विविधता को बचाने का। बिल्कुल, बहुत ही सही कहा आपने। चाहूँगी कि चलते चलते हमारे दर्शकों को आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? बहुत साधारण, और अपनी जैव विविधता को बचाएं, क्योंकि उनके बचने से ही पारिस्थितिकी संतुलन बना रहेगा। पारिस्थितिकी संतुलन बना रहेगा, आपकी आहार श्रृंखलाएँ संतुलित रहेंगी। आपकी आहार श्रृंखलाएँ संतुलित रहेंगी तो आप रहेंगे, और अगर इसमें असंतुलन होगा तो शायद मानव भी एक न एक दिन आने वाले समय में विलुप्त हो जाएंगे। बिल्कुल, शायद इसीलिए कहा गया है कि वन है, वृक्ष है तो हम हैं। हमें बेशक इनका संरक्षण करना चाहिए। दीपक जी, आप यहाँ पर आए, अपना कीमती समय दिया और हमारे दर्शकों के साथ इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान कर उनका मार्गदर्शन किया, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे हमारे आज के बेहद ही खास मेहमान दीपक कुमार, यूएनडीपी के पर्यावरण अधिकारी नीति और योजना विभाग के, जिनसे हमने इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर तमाम बातें जानी, तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की कि किस तरीके से हम पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं। मिशन लाइफ भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक बहुत ही अच्छी पहल है, जिसमें आप अपनी भागीदारी दें और इस परियोजना को सफल बनाने में सरकार की मदद करें। जैसा कि दर्शकों, हर रोज़ आपको इंतज़ार
रहता है बिहार बिहान का, वैसे ही हमें इंतज़ार रहता है आपके खतों का, आपके सुझाव का। तो हमें ज़रूर लिखें कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, जिसके लिए ज़रूरी आपको हमारा पता नोट करना। और हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001, और हमारा ईमेल है director@ddkpatna@gmail.com।